हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। ओके, यानी कि भारतीय जो संविधान है उसके उद्देश्य का क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रियम्बल। प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। साथ ही हम लोग इसके क्या आधार हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, अगर संशोधन किए गए हैं तो अब तक कितने बार किए गए हैं, ठीक है, ये भी जानेंगे हम लोग। साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि मूल जो प्रस्तावना है, मूल संविधान की जो प्रस्तावना है और वर्तमान में जो प्रस्तावना है यानी कि प्रियम्बल, उसमें थोड़ी बदलाव है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नए शब्द को जोड़े गए हैं, ठीक है। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या प्रस्तावना को बदला जा सकता है या नहीं जब जा सकता है, ये तो मैंने बतलाया है। क्या प्रस्तावना संविधान की भाग है या नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। हम लोग ये भी जानेंगे कि संविधान का भाग है या नहीं प्रस्तावना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इमेज दिख रहा है, ये बेसिकली यही है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, हम भारत के लोग, ठीक है। ये जो हम भारत के लोग हैं, ये पूरा जो वाक्य लिखा गया है, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान की जो झलक है वो है, ठीक है, वही प्रस्तावना है, ठीक। तो मैं ऐसा उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इसको 2 से 4 बार पढ़ लेना, ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चन बनने हो वो बन जाए, ठीक है। केवल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ देगा कोई भी इनमें से वर्ड उठा लिए जाएंगे और आपसे पूछ दिए जाएंगे कि ये जो शब्द है वो कहाँ उल्लेख किया गया है। ऑप्शन में आपको दे देगा प्रस्तावना या फिर डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार, ठीक है। तो आपको बतलानी होगी, तो सिंपल लॉजिक लगानी है, बस केवल 4 से 5 बार पढ़ लेनी है आपको प्रस्तावना को, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो यही है प्रस्तावना। उसके बाद हम लोग थोड़ी बारीकी से देखेंगे कि प्रस्तावना के से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और भी, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। प्रस्तावना संविधान का परिचय है, ठीक है। संविधान का परिचय है, क्या परिचय, ठीक है। तो यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। साथ ही इसको संविधान की भूमिका भी कहते हैं, संविधान का सार भी कहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एन ए पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र कहा है। ये जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको एन ए पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा है, ठीक है। साथ ही मैंने आपसे बोला था कि ये जो इसके प्रस्तावना है उसका आधार क्या है, तो इसका आधार जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव है। क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। ओके, इसका आधार जो है उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है। और इसको बनाया कौन है और कौन पेश किया संविधान सभा में, तो पंडित नेहरू ने इसे पेश किया था। उद्देश्य जो प्रस्ताव है इसको पंडित नेहरू ने पेश किया था और उसी के बेसिस पे हमारा प्रस्तावना है, ठीक है। तो समझ गए, इसका आधार जो है उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है। और एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं, मैं बतला दूँ थोड़ा जूम आउट करके। एक एक्सक्यूज मी। अरे यार, वाई। ओके, तो जैसा कि मैंने बतलाया था कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं या नहीं, तो साथ ही मैंने ये भी बतलाया था कि मूल संविधान और वर्तमान में जो मूल प्रस्तावना और वर्तमान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ अंतर है, यानी कि कुछ नए शब्दों को जोड़े गए थे। तो कब जोड़े गए थे इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये बात है 1976 की, ठीक है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन, CCA बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दरअसल CAA होना चाहिए लेकिन मैंने डबल C लिख दिया है तो ये गलत है। CAA मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में, किसमें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्दों को ऐड किया गया हमारे प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में, ठीक है।
तो वे शब्द कौन कौन से थे? पहला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ये तीन जो वर्ड हैं, तीन जो शब्द हैं, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, इसको शामिल किया गया किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को 1976 में शामिल किया गया। अगर पूछे कौन से संविधान संशोधन में शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन में इन तीनों शब्दों को शामिल किया गया। ठीक है, यानी कि जोड़ा गया। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना ही चाहिए। ठीक है, इसी का इंग्लिश वर्जन में बोल देता हूँ। समाजवादी बोले तो क्या? सोशलिस्ट। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष बोले तो सेक्युलर। ठीक है, और अखंडता बोले तो इंटीग्रिटी होता है। क्या होता है? इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो ध्यान रहेगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ओके, तो प्रस्तावना में 4 मूल तत्व है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारा जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुल कितने मूल तत्व हैं, तो आपको क्या बोलनी है? 4। ठीक है, हमारे प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। ठीक है, वो कुछ इस तरह से हैं, यानी कि आर बोले तो राइट, राइट मतलब अधिकार। तो ये जो प्रस्तावना है वो अधिकारों का स्रोत के बारे में बात करती है कि हमारे अधिकार का स्रोत कहाँ है, मतलब किन स्रोतों से हैं हमें अधिकार मिलती है। ठीक है, इसकी बात करता है प्रस्तावना। दूसरा, ये भारत की प्रकृति की बात करता है, यानी कि भारत का नेचर कैसा है, भारत की प्रकृति संस्कृति बोले बेसिकली वही बात है। ठीक है, तो भारतीय प्रकृति की बात करता है प्रस्तावना। ठीक है, साथ ही प्रस्तावना उद्देश्यों की बात करता है, एक उद्देश्य डिफाइन करता है हमारा जो प्रस्तावना है कि हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी, जैसे कि समाजवादी, समाज, हमारा समाज, हमारा जो भारत है वो समाजवादी होना चाहिए, यानी सामाजिक होना चाहिए। तो लेकिन हम लोग क्या पूर्ण रूप से समाजवादी तो है नहीं। ओके, हम लोग थोड़े बहुत पूंजीवादी भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों संस्थाएं चलती हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं पूंजीवादी भी हैं और समाजवादी भी हैं। ठीक है, तो इसलिए उद्देश्यों की बात करती है कि हम समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाएंगे। ठीक है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? ये बेसिकली उद्देश्य की बात करते हैं। ठीक है, साथ ही ये जो चौथा तत्व है वो तिथि और लागू, यानी कि हमारा जो संविधान है उसका लागू होने की तिथि की बात भी करता है। ठीक है, तो ये है, मतलब ये प्रस्तावना की लागू होने या फिर संविधान लागू होने की तिथि की बात करता है। 26 नवंबर 1949 ये जिक्र किया गया है प्रियम्बल में। ठीक है, याद रखना। ओके, तो ये बात हो गई जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आगे हम देखते हैं कि प्रस्तावना को और भी बहुत कुछ कहा जाता है। ठीक है, क्या? और भी बहुत कुछ कहा जाता है प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा जाता है, या फिर कह लें क्या क्या मिथ है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो हमारा प्रस्तावना है यानी कि प्रियम्बल, उसको संविधान की कुंजी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल या फिर उद्देश्य का, तो आपको इनमें से कोई एक पे टिक मारनी है। ठीक है, यानी कि अगर आपको आंसर में दिख जाए प्रस्तावना तो वो सही होगा। यानी कि संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। तो संविधान की आत्मा जो बोला था वो एम हिदायतुल्लाह, जो कि एक न्यायविद थे, यानी कि जज थे, जस्टिस न्यायालय थे, मतलब जज थे। ठीक है, उन्होंने कहा था, एम हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? एम हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, साथ ही जो हमारा प्रस्तावना उसको संविधान का आभूषण भी कहते हैं। आभूषण, ज्वेलरी। ठीक है, यानी कि संविधान को सजाने वाला पार्ट है ये हमारा प्रस्तावना। ठीक है, संविधान सभा की महान और आदर्श सोच का ये नतीजा है। हमारा जो प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं संविधान सभा में जो बैठे लोग थे उनके महान और आदर्श विचारों का एक प्रतिबिंब कह लें। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके जो आदर्श थे, उनके जो सोच थे, उनके जो विचार थे,
वो इतने महान थे, वो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है। ठीक, तो संविधान के की जो प्रस्तावना है उसके बारे में ये कहा जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है। ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट में मैंने आपसे एक दो क्वेश्चन मतलब इसी तरह बतलाया था स्टार्टिंग में ही कि हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं, तो उसी में हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उतने डिटेल्स में जाना वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि वो हायर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़े थोड़े देखेंगे। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आपको क्या कहना, हाँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग ही है। हालांकि ये जो संविधान आया और प्रस्तावना आया, दोनों अलग अलग टाइम पे आया, यानी कि मूल संविधान में प्रस्तावना शामिल नहीं था, संविधान बनने के बाद प्रस्तावना को जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, ध्यान में रहेगा। बिल्कुल। दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन या फिर परिवर्तन किया जा सकता है, प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, तो आपको क्या बोलना, हाँ। उदाहरण के लिए क्या बतलाना आपको, जैसे 42वें संविधान संशोधन में मैंने बतलाया था कि 3 शब्द जोड़े गए थे, तो वो कैसे जोड़े गए, वो बेसिकली संविधान संशोधन करके ही तो जोड़े गए थे, यानी कि परिवर्तन करके ही तो जोड़े गए थे। जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान संशोधन के तहत ही। कौन सा संविधान संशोधन, कमेंट में आप लोग बतलाइएगा। ठीक है, तो ये तीनों संशोधन करके ही शब्द जोड़े गए थे। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक मामला आया, एक एक केस था, बहुत ही फेमस केस था, क्या बोलते हैं, केशवानंद भारती मामला। ठीक है, एक बहुत बड़ा जजमेंट था केशवानंद भारती। ओके, 1973 का मामला था, 1973 केशवानंद भारती मामला। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप प्रस्तावना को तो संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी जो मूल विशेषता है उसको संशोधन नहीं कर सकते हैं। और अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई ये मूल विशेषता क्या है, तो मैं बतला दूं कि मूल विशेषता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, यानी कि न संविधान में परिभाषित किया गया है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय ही परिभाषित किया है। हालांकि बार बार कई सारे जजमेंट आए हैं, कई सारे मामले निकलते निकलते आए हैं, जिसमें से कुछ कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है कि मूल विशेषता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे कि भारत एक समाजवादी भारत है, तो ये मूल विशेषता है। भारत एक रिपब्लिक है, यानी कि हम लोग लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, तो ये सब सारे क्या है, मूल विशेषता है। ठीक है, तो जैसे कि क्या बोलते हैं, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए न्यायपालिका के मामलों में कार्यपालिका को। तो ये सारे जो क्या हैं, मूल विशेषताओं का पार्ट है। ठीक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी क्या है, मूल विशेषता है। इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, हम कुछ और धर्म, मान लो हिंदू धर्म है। ठीक है, तो ये सारे मूल विशेषता हैं जिसको बदला नहीं जा सकता है। तो वही बोला गया केशवानंद भारती मामले में कि प्रस्तावना में तो आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मूल विशेषताएं हैं उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, यानी कि बशर्ते कि मूल विशेषताओं को छोड़कर आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल विशेषताओं में नहीं कर सकते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो आपको क्या बोलना, हाँ किया जा सकता है। ठीक है, बाकी एक्सेप्शन क्या है कि आप कर सकते हैं लेकिन मूल विशेषताओं को नहीं। ठीक है, जैसे कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, गणराज्य है। ठीक है, न्याय की बात करता है, समता की बात करता है, बंधुता की बात करता है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं प्रस्तावना में, जो शब्द हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कटौती नहीं कर सकते हैं।
तो समझ गया। तो ये थी पूरा, ये जो था पूरा लेक्चर वो प्रस्तावना को लेकर था, और आई होप कि आपको ये जो प्रस्तावना है वो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि यह इसी तरह हम लेक्चर लाते रहें और साथ ही साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी करा दें ताकि आपको आसानी हो रिवीजन करने में, तो प्लीज़ आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी में तैयारी। ठीक है, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आ जाएगा, उसमें हमारे जितने भी लेक्चर हैं उनके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो हमने पढ़ लिया भारत की संविधान और उद्देशिका के बारे में, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जो भारत की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसको आप रट लें। ठीक है, रट लें, ताकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम लोग किस समता की बात करते हैं, या फिर स्वतंत्रता के पीछे कौन कौन से शब्द हैं। जैसे हम लोग न्याय की बात करते हैं तो किस न्याय की बात करते हैं, तो जैसे कि इसमें दिया गया है समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तीनों न्याय की बात करते हैं। ठीक है, साथ ही हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो भारत का जो प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना है, उसमें किस स्वतंत्रता की बात करती है, चार को ऑप्शन दे दें। ठीक है, जैसे विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन्हीं में से कोई ऑप्शन दे देगा। तो भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें किस किस स्वतंत्रता की बात करती है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सारे स्वतंत्रता की बात करती है। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछे कि समता की बात करती है हमारा जो प्रस्तावना है, तो कौन कौन से समता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ वर्ड हैं जो जिनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बनते ही हैं। ठीक है, तो ये सारे इसको मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप एक बार रट लेना, यानी कि रटना क्या है, 8 से 10 बार पढ़ जाओ, खुद ब खुद रटा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हुए हैं। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।